वेलकम टू द होम ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट इन इंडिया। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। 22 दिसंबर 2024, जी हाँ 22 दिसंबर 2024 को सुबह 3:30 बजे के आसपास हम देखेंगे मेरे सबसे फेवरेट फाइटर को मेरे दूसरे सबसे फेवरेट फाइटर से फाइट करते हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर यूसिक 2 फाइट की। इस फाइट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरा वादा है कि आप पछताएंगे नहीं। आप और मैं, हम दोनों जिस दुनिया में जीते हैं उसमें हम ज़्यादातर एमएमए की बात करते हैं। ये बात अलग है कि जब ये मैंने चैनल बनाया था तो एक बॉक्सिंग फाइट की वजह से बनाया था। आप और मैं जिस दुनिया में जीते हैं, जो कि एक एमएमए की दुनिया है, हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। ये बात अलग है कि फाइटर्स उतने लकी नहीं है, बट एज अ व्यूअर हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमें एक पीक फाइटर दूसरे पीक फाइटर से कई बार फाइट करते हुए दिखता है। हमारे पास सामने बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि ये दोनों फाइटर ने यार 5 साल पहले इनको फाइट कर लेना चाहिए था, ये आज कर रहे हैं। पर बॉक्सिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। बॉक्सिंग की दुनिया में पिछले 40 साल में ये देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े फाइटर बहुत लेट फाइट करते हैं। जब उन्हें फाइट करनी चाहिए उससे 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी कभी 8 साल बाद फाइट करते हैं। उदाहरण के लिए माइक टाइसन और लेनॉक्स लुइस की जब फाइट हुई थी, मेरा मानना है कि यह फाइट लगभग 7 से 8 साल पहले हो जानी चाहिए थी। जब माइक टाइसन अपने पीक पे तो नहीं था, बट पीक के आसपास था, और लेनॉक्स लुइस भी अपने पीक पे था। जहां तक फ्लॉयड मैवेदर और मैनी पैक्यो की फाइट की बात है, आप सभी को पता है, आप सभी, कई लोगों को लगता है कि फाइट 10 साल लेट हुई है, कई लोगों को लगता है कि 5 साल लेट हुई है, कई लोगों को लगता है कि 8 साल लेट हुई है। पर कोई भी फाइटर या फिर कोई भी ऑडियंस का मेंबर आपको ये नहीं कहेगा कि फाइट सही टाइम पे हुई है। ठीक वैसे ही एवेंडर होलीफील्ड वर्सेस माइक टाइसन वाली फाइट भी अपने टाइम से लगभग 5 साल लेट हुई। रॉय जोन्स जूनियर जब अपने कैरियर के बिल्कुल ढलाव पे आ चुका था और कई फाइट में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा था, तब उसकी जो कैलज़ागी से फाइट हुई है। मेरा मानना है कि अगर रॉय जोन्स जूनियर अपने पीक में जो कैलज़ागी से फाइट करता तो जो कैलज़ागी नहीं, रॉय जोन्स जूनियर जीतता। ठीक वैसे ही मैनी पैक्यो की एक और फाइट है ऑस्कर डे ला होया वाली, वो भी अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट हुई। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद अली मेरे हिसाब से द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। अब उसके मेरे अपने रीज़न हैं। वो रिंग के अंदर भी शानदार फाइटर था और रिंग के बाहर भी शानदार फाइटर था। हाँ, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आम आदमी या फिर बॉक्सर अपनी ज़िंदगी कैसे बिताता है। इसीलिए मेरी किताब में मोहम्मद अली और मार्विन हैगलर जो है बहुत टॉप पे हैं। खैर, जहाँ तक मोहम्मद अली की बात है, मोहम्मद अली एक शानदार फाइटर था, बट जब लैरी होम्स से उसकी फ़ाइट हुई तो वो पुराने मोहम्मद अली की परछाई मात्र रह गया था। वो फाइट मेरे ख्याल से 15 साल डिले हुई, और शायद मोहम्मद अली सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वो फाइट कर रहा था। मोहम्मद अली को भी पता था कि शायद उस फाइट में क्या होने वाला है। वैसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि लैरी होम्स ख़राब फाइटर है। मेरा मानना है कि टॉप 10 बेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैवीवेट की अगर लिस्ट बनेगी तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं बन सकती जिसमें लैरी होम्स ना हो। सो नो डिसरिस्पेक्ट टू लैरी होम्स। तो ऑल इन ऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमएमए की दुनिया में हमें जो पीक फाइटर से फाइट करते हुए दिखाई देता है, बॉक्सिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता आया है। ये चेंज लास्ट के 2 सालों में हुआ है, जब टर्की अल-शेख ने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा है। एक्चुअली टर्की अल-शेख जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ फंड का, और जो फाइटर्स को मुंह मंगी रकम दे रहा है सही समय में फाइट करने के लिए। और वी आर वेरी 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 मच इन डेप्थ ऑफ टर्की अल-शेख। हाँ, ये जो वाइट वॉशिंग वाली बकवास बातें आपको सुनने को मिलती है ना, यार मैं वाइट वॉशिंग वाली बात अगर कोई इंडिया से बोलेगा ना तो मैं सुन लूँगा, अगर कोई स्वीडन से बोलेगा तो मैं सुन लूँगा, नॉर्वे से बोलेगा कोई, मैं तो सुन लूँगा। बट जब अमेरिका वाले बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दोस्त, दुनिया का सबसे गंदा इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है कि भाई सफाई पे ध्यान दो। तो टर्की अल-शेख जो कर रहा है उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो कर रहा है उसकी वजह से हमें शानदार फाइट्स देखने को मिल रही हैं। टर्की अल-शेख अगर नहीं होता ना तो आपको बेटर बिवॉल देखने को नहीं मिलती। टर्की अल-शेख अगर नहीं होता ना तो आपको टाइसन फ्यूरी यूसिक लगभग 2027-28 में देखने को मिलती, गारंटी के साथ। चलिए अब पिछली फाइट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछली फाइट एक क्लोज फाइट थी। ये 12 राउंड का स्प्लिट डिसीजन था, जिसमें एक जजेस ने पाया कि टाइसन फ्यूरी जीता है, बट बाकी 2 जजेस ने पाया कि अलेक्जेंडर यूसिक जीता है। और मैं एग्री करता हूँ कि अलेक्जेंडर यूसिक ही वो फाइट जीता था। मेरे हिसाब से पहले के जो 2 राउंड थे वो यूसिक के थे, और राउंड नंबर 3 से लेकर राउंड नंबर 7 जो थे वो
टाइसन फ्यूरी के राउंड थे और उसके बाद अलेक्जेंडर यूसिक ने वापसी की और फाइट जीती। देखिए, बॉक्सिंग की दुनिया में हमेशा ये माना जाता है कि एक ग्रेट बिग मैन जो है एक ग्रेट स्मॉल मैन को हराएगा। तो उस हिसाब से ये माना जा रहा था कि यूसिक शायद हरा दे, माफ़ कीजिएगा, फ्यूरी शायद हरा दे यूसिक को, क्योंकि यूसिक एक बिग ग्रेट मैन है और यूसिक एक स्मॉल ग्रेट मैन है। बट फ्यूरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ्यूरी एक बिग मैन की तरह फाइट नहीं करता है, एक बिग फाइटर की तरह फाइट नहीं करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्यूरी कभी कभी वेल्टरवेट फाइटर की तरह फाइट करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो फ्यूरी कई बार अपने साइज़ का इस्तेमाल नहीं करता है फाइट जीतने के लिए। वैसे पिछले 5-6 सालों में देखा जाए तो डियोंटे विल्डर 2 फाइट, डियोंटे विल्डर 3 फाइट और उसके बाद चिज़ोरा वाली फाइट, इन तीनों फाइट्स में शुगर हिल के अंडर फ्यूरी ने काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया था अपने बड़े साइज़ का फाइट जीतने के लिए। पर यूसिक वाली फाइट में वो एक शानदार बॉक्सर के साथ बॉक्स करता हुआ दिखाई दिया, बनिस्बत के अपने साइज़ का इस्तेमाल करता हुआ। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर यूसिक था, जिसके बारे में क्या कहा जाए, ऐसी कौन सी तारीफ अलेक्जेंडर यूसिक की जा सकती है जो ज़्यादा हो जाए। अलेक्जेंडर यूसिक ने शानदार फाइट की। यही नहीं, आपको याद होना चाहिए कि 7वें राउंड तक अलेक्जेंडर यूसिक ये फाइट हार रहा था। उसके बाद उसने स्ट्रेटजी चेंज की। कोई और फाइटर होता दबाव में अपने इंस्टिंक्ट पे फाइट करने लग जाता, बट अलेक्जेंडर यूसिक बहुत शानदार फाइट आईक्यू रखता है और वो बीच में स्ट्रेटजी को चेंज करके उसको फॉलो भी कर सकता है। अलेक्जेंडर यूसिक वो फाइटर है जो एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकता है, जो कि मेरे बुक में आपको एक शानदार फाइटर बनाती है। मेरी नज़र में अलेक्जेंडर यूसिक ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, पर फ्यूरी भी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगर इस फाइट की बात करें तो ये फाइट अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि IBF बेल्ट जो है वो यूसिक को वेकेट करना पड़ा और आजकल IBF बेल्ट जो है वो डैनियल डुबुआ की कमर पे दिखाई देता है। वैसे तो मैंने डैनियल डुबुआ को पहले भी अंडर एस्टिमेट किया है, पर मेरा मानना है कि इन दोनों में से जो भी फाइटर जीतता है वो उसे हरा देगा। कुछ और चेंजेस हुए हैं। शुगर हिल जो है वो वापस से चार्ज में आ गया है टाइसन फ्यूरी के कैंप में। पिछले बार शुगर हिल एंड में आया था और पूरे कैंप के लिए इंचार्ज नहीं था। इस बार वो पूरी तरह चार्ज रहेगा, इंचार्ज रहेगा। देखिए, शुगर हिल जो है ना वो प्रेफर्स करता है क्रॉन्क स्टाइल, जहाँ पे आप अपने साइज़ का इस्तेमाल करते हो सामने वाले को थकाने के लिए। एट द सेम टाइम आपके पंच पॉइंट बनाने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को नॉकआउट करने के लिए होते हैं। तो मेरा मानना है कि शुगर हिल के आने के बाद टाइसन फ्यूरी की सिचुएशन जो है बहुत इम्प्रूव होगी। पिछली फाइट से टाइसन फ्यूरी का कैंप एक बात जो अपने घर पे लेके जा सकता है वो ये है कि पूरी कोशिश करने के बावजूद यूसिक जो है वो टाइसन फ्यूरी को ख़त्म नहीं कर सका। यहाँ तक कि नॉकडाउन होने के बाद कुछ अच्छे राउंड फिर से दिए टाइसन फ्यूरी ने। सो दैट्स अ गुड थिंग दैट दे कैन टेक होम फ्रॉम द लास्ट फाइट। जहाँ तक यूसिक की बात है, मेरे हिसाब से उसे कुछ भी चेंज नहीं करना है इस फाइट में। बस इतना ये कर सकता है कि यूसिक जो है राउंड 3 के बाद जो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, इस बार उसे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है जो उसने पिछली फाइट में नहीं देखी है, अगर टाइसन फ्यूरी अपने साइज़ का इस्तेमाल नहीं करता है। तो पिछली फाइट में साबित किया है यूसिक ने कि वो एक गेम प्लान को फॉलो कर सकता है, एक गेम प्लान को चेंज कर सकता है और नए गेम प्लान को फॉलो कर सकता है। इसके अलावा एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसे इस फाइट में चेंज करनी पड़ेगी पिछली फाइट के मुकाबले? मुझे नज़र नहीं आती ऐसी कोई चीज़। इन माई ओपिनियन ही फॉट द परफेक्ट फाइट। एक बात और है जो मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। कई लोग टाइसन फ्यूरी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर टाइसन फ्यूरी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है। टाइसन फ्यूरी की एक आदत है कि वो रीमैच में पहले से बेहतर फाइट करता है, और अगर वो ऐसा करता है तो वो यूसिक को आज भी दिक्कत में डाल सकता है। इन दी एंड मेरा मानना है यूसिक जो है वो अपनी जनरेशन का बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरी भी अपनी जनरेशन का बेस्ट है। दोनों एक जनरेशन के नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही मैंने टाइसन फ्यूरी की फ़ाइट को कवर करने के लिए की थी, क्योंकि कोई भी उस बारे में बात नहीं कर रहा था। तो मैं पूरी तरह बायस्ड हूँ, और मेरे ओपिनियन में मेरा प्रेडिक्शन आप बायस ही ले लें। मेरा मानना है कि टाइसन फ्यूरी रीमैच में बेहतर करता है
और उसने पिछली फाइट में बताया है कि ही कैन एक्चुअली डिफीट यूसिक। टफ होगा फाइट, मेरे ख्याल से 70-30 है, 30 टाइसन फ्यूरी के पक्ष में और 70 यूसिक के पक्ष में। बट मेरा मानना है कि टाइसन फ्यूरी इज़ गोइंग टू बीट यूसिक और फिर हमें ट्रियोलॉजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं सही हूँ। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम वॉच अलॉन्ग करें तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इनफ लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।